राष्ट्रपति के हाथों बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड। कोरबा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बच्चों को खगोलीय विज्ञान से रूबरू कराने भिलाई के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना। और प्रदेश के उत्तरी भाग में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के साथ अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण किया। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई इस वेबसाइट में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है। दृष्टिबाधित भी सॉफ्टवेयर के जरिए इस वेबसाइट में दी गई जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। जहां जहां माउस का कर्सर जाएगा वहां लिखी जानकारी आवाज में बदल जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक की पहुंच होने पर ही भारत की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित बन सकेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में परिवर्तन की गति आज की तुलना में अधिक तेज होगी और इसमें मुख्य भूमिका तकनीक की होगी। इसलिए डिजिटल नवाचार का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रूपांतरण की यात्रा नवाचार, प्रभाव और समावेश के कारण संभव हुई है। I am delighted to address you on the 7th edition of the Digital India Awards, which is an occasion to encourage and honor innovative digital initiatives at all levels. Digital India Awards 2022 acknowledge, inspire and motivate not only government entities but also startups to attain the vision of a digital India. The awards are but a step towards transforming India into a digitally empowered society where people's potential is unleashed by efficient, effective use of digital governance. गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं के साथ स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर के डिजिटल पहलों को भी प्रोत्साहित करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए गरीबी और माओवाद जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आज कोरबा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने की केवल बातें कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक पद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों के दौरान भाजपा ने अच्छी सड़कें देने के साथ ही हर घर में बिजली पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है और राशि भी आवंटित की जा रही है, लेकिन राज्य की भूपेश सरकार लोगों तक इसका फायदा पहुंचने नहीं दे रही है। और पिछड़ा वर्ग के सभी भाइयों बहनों को संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग में नीट की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था करी। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के लिए
27% आरक्षण की व्यवस्था की, पिछड़ा वर्ग के उद्योगपतियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की और मैट्रिक और पूर्व छात्रवृत्ति के लिए 44,500 रुपये का वजीफा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। कोरबा प्रवास के दौरान श्री शाह पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के युवा नई तकनीक को तेजी से अपनाने में अग्रणी बनते जा रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में यूथ 20 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन की थीम, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट भी जारी किया। यूथ 20 G20 समूह का आधिकारिक युवा कार्य समूह है। ये G20 की प्राथमिकताओं पर युवाओं को अपने दृष्टिकोण और विचार अभिव्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर और आध्यात्मिकता का मेल है। उन्होंने कहा कि देश के युवा स्टार्टअप संस्कृति को आगे ले जाते हुए सामाजिक आर्थिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। The Y20 Summit, India will not only speak but also provide an audience to the youth from across the world to be heard in the world's largest democracy amongst those young leaders geared up with the baton to the future. श्री ठाकुर ने यूथ 20 के 5 प्रमुख विषयों, भविष्य में काम के तरीके, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम घटाने, शांति प्रक्रिया और सुलह, साझा भविष्य और बेहतर जीवन तथा खेल पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। विभिन्न तरह के व्यवसाय और उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से भिलाई में वृहद व्यापार मेले तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल इस मेले का उद्घाटन किया। 15 जनवरी तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर में विभिन्न तरह की वस्तुओं की बिक्री के लिए करीब 170 स्टॉल बनाए गए हैं, जहां ऑटोमोबाइल, एजुकेशन तथा स्वादिष्ट व्यंजनों आदि के साथ ही हस्तनिर्मित वस्तुओं को भी बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में अनेक राज्यों की हस्तनिर्मित वस्तुएं बिक्री के लिए लाई गई हैं। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से एक ही जगह पर हर तरह की वस्तुएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। विशेषता होती है कि एक ही जगह सैकड़ों 170 स्टॉल लगे हुए हैं, तो 170 उत्पाद यहाँ पर दिखेगा अलग अलग प्रकार का। लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, खरीदारी करने के लिए भी अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, जो कई चीज़ें नया मिलेगा यहाँ पर, तो इसलिए इसकी सफलता की कामना करते हैं। उद्घाटन के अवसर पर दुर्ग के विधायक अरुण वोरा भी विशेष रूप से मौजूद थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बलरामपुर जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बलरामपुर जनपद पंचायत के जाबर गांव में स्वसहायता समूह की महिलाएं ऑल ग्रीन पालक का बीज तैयार कर रही हैं। इसके लिए करीब 1.5 एकड़ गौठान की जमीन पर महिलाएं उद्यान विभाग के अधिकारियों की देखरेख में बीज उत्पादन का काम कर रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया है कि पहले उनके पास गांव में कोई रोजगार नहीं होता था, लेकिन अब इस योजना से उनको रोजगार मिला है। काका में पालक की बीज लगाई है और यह फल धर ही ला बेचब, ओकर बाद फिर काका में कि साहब लोग के पास बेचब, फिर हमन के आमदनी मिली, ओकरे में घर द्वार चला। वहीं गौठान समिति के अध्यक्ष बिगन राम ने उम्मीद जताई कि इस काम से महिला समूह को अच्छी आमदनी होगी। गांव में पालक का खेती उपजाऊ किए हैं और रोशनी समूह इसको देखरेख करती है और ये इसका बीज उपयोग होगा तो इसको साहब लोग के पास बेचा जाएगा और इससे हम लोग के आमदनी होगा और रोशनी समूह को भी आमदनी होगा। उद्यान विभाग के नोडल अधिकारी आरपी वर्मा ने बताया कि महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे पालक के बीज को जिले के अन्य गौठानों के पोषण बाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ रोशनी महिला समूह काम का कार्यरत है। इसके तहत यहाँ पालक ऑल ग्रीन किस्म का बीज उत्पादन किया जा रहा है, जो कि भी समूह का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पश्चात इनका बीज जो है विभाग खरीदेगा, जिससे कि महिला समूह को अतिरिक्त अच्छी आय होगी। श्री वर्मा ने यह भी कहा कि योजना के तहत बीज उत्पादन होने से अब किसानों को निजी कंपनियों से बीज की खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी।
भिलाई स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में स्कूली बच्चों ने टेलीस्कोप की मदद से खगोलीय विज्ञान को समझने की कोशिश की। सहायक शिक्षा अधिकारी अमित घोष ने कहा कि आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम के सभी स्कूलों में खगोलीय घटनाओं के लिए स्टार गेजिंग के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत सेक्टर 6 के स्कूल से की गई है। यहाँ पर बच्चे खगोलीय जो घटनाएं हैं, चाहे वो स्टार से संबंधित हो या ग्रह से संबंधित हो, सारी चीज़ों को बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकली लाइव देख सकेंगे कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र कार्य करते हैं। स्कूल की प्राचार्य दलजीत कोराला ने बताया कि बच्चे इस प्रयोग को लेकर बेहद उत्सुक हैं। वे इस क्षेत्र के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी जुटाना चाह रहे हैं। और ये लैब खुलने के बाद उनमें एक अलग उत्साह दिखा है, क्योंकि जो चीज़ें वो आज तक पुस्तकों में पढ़ते आ रहे थे उसको उन्होंने हकीकत में जब यहाँ देखा तो उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा और जागृत हुई और उनके मन में उत्सुकता और बढ़ी। वो इन एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में, तारों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करने लगे हैं। यहाँ तक कि कई बच्चों ने ये भी प्रश्न किया है कि एस्ट्रोनॉमी फील्ड में जाने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वहीं बच्चों ने कहा कि उन्हें खगोल विज्ञान के बारे में जीवंत जानकारी मिल रही है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान मिल रहा है। एस्ट्रोनॉमी लैब से हमको बहुत अच्छा, मतलब सोलर सिस्टम और मार्स कैसे, और सर हम बताते हैं कि यहाँ 17 मून है बट हमें एक दिखता है। तो आज हमें टेलीस्कोप से मतलब दिखाया गया है कि आज कितने मून है, मून कितने पास आ रहा है, कितने करीब है, ऐसे। We can gain some extra knowledge of space by this. You can see the models, related models to space. Is there etc. types of models? We can know about oxygen, how many elements are present in our body, and stars, moon, Mars. There are many models to get knowledge. आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्थापित दुर्ग जिले का ये पहला लैब है जहां टेलीस्कोप, अंतरिक्ष के मॉडल और प्रतीक चित्रों के माध्यम से बच्चों को खगोल विज्ञान से जुड़ी चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा बदलने से इस सीजन की पहली बर्फ देखने को मिली है। सरगुजा संभाग के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसकी वजह से वहां घना कोहरा छाया है, ओस की बूंदें जम गई हैं। पिंडरा रोड में भी पाला पड़ रहा है। वहीं कवर्धा के चिल्फी घाटी में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि शनिवार को कोरिया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के अधिकांश जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। आने वाले 2 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड के मौसम में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, शीतलहर के दौरान घर में रहें और कम से कम यात्रा करें। अपने आप को सूखा रखें और कई तह वाले ढीले ऊनी कपड़े पहनें। अपने सिर, गले, हाथ और पैरों को ढक कर रखें। इस बीच राजधानी रायपुर सहित आसपास के कुछ क्षेत्रों में मौसम बदलने के बाद अस्पतालों में वायरल के मरीज बढ़ गए हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.23% है। कल राज्य में 432 नमूनों की जांच में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 24 जिलों में इस समय कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में 7 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक 3 मरीज रायपुर जिले में हैं। कोंडागांव जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक संसाधनों तथा मानव संसाधन की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए उनकी आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन सुदूर क्षेत्रों में निजी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीकों से उपलब्ध कराया जाए। पारंपरिक त्योहार छेरछेरा कल राज्य भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
मुंगेली जिले के लोरमी नगर के अलावा वनांचल इलाकों के बच्चों ने इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाया। वनांचल गांव के बच्चे छेरछेरा मांगने के लिए अपने अपने घरों से निकले। इसी तरह बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि फसल कटाई के बाद अन्नदान की परंपरा है और इसी वजह से ये पर्व मनाया जाता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।